डीएनए तकनीक के कौन कौन से चरण है, ठीक है। उन चरण को आपको क्या है विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है। तो सबसे पहले तो अपने पुनर्योजन डीएनए क्या होता है, ये दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए, दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए होता है, उनको जोड़ा जाता है और एक पुनर्योजित डीएनए बनाया जाता है। तो इसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए तक, क्या कहते हैं, पुनर्योजन डीएनए। दो भिन्न स्रोतों से प्राप्त डीएनए को जोड़ा जाता है और एक नया डीएनए बनाया जाता है, इसको कहते हैं पुनर्योजन डीएनए, ठीक है। अब समस्या ये आती है कि पुनर्योजन डीएनए बन चुका है, इसके चरण कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो अपन कहते हैं सबसे पहला चरण क्या है, सबसे पहला चरण है वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। सबसे पहला चरण है वांछित जीन है उसकी पहचान और पृथक्करण करना, ठीक है। वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण सबसे पहला स्टेप है कि अपने को क्या करना है, उपयोगी जीन है उसकी पहचान और पृथक्करण करनी है। दूसरा चरण है उस डीएनए का खंडन करना, ठीक है। जो डीएनए है वांछित जीन है, उस वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण के बाद उस डीएनए का अपन क्या करते हैं, खंडन करते हैं, यानी सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से उसको काट लेते हैं। तो पहचान पहला ले लेते हैं और दूसरा स्टेप ले लेते हैं डीएनए खंडन, यानी वांछित जीन का पृथक्करण। वांछित जीन है उसका पृथक्करण किया जाता है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं वांछित जीन है जो उपयोगी जीन है उसका प्लाज्मिड के साथ जोड़ना। वांछित जीन होता है उसको प्लाज्मिड के साथ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड या सहवाहक है, या अपन कह रहे हैं सहवाहक है, उसके साथ इसको क्या करना, जोड़ना। वांछित जीन को अपन क्या करते हैं, प्लाज्मिड के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण किया जाता है। जो डीएनए है उसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरण किया जाता है। डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरण किया जाता है। जो डीएनए होता है उसको परपोषी कोशिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं वांछित उत्पाद की प्राप्ति। जो वांछित जीन है उसके उत्पाद, वांछित जीन के उत्पाद की प्राप्ति, ये 5 चरण है बच्चों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ को क्या करते हैं, इस अनुवांशिक पदार्थ में ये जो जीन चाहिए, इस वांछित जीन की पहचान करते हैं। वांछित जीन की पहचान कैसे करते हैं, उसके गुणों पर, जैसे वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला हो, या जैसे कोई प्रोटीन बनाने वाला हो, या जैसे कोई वर्धी हार्मोन बनाने वाला हो, या कोई एंटीबायोटिक बनाने वाला हो। तो वांछित जीन की सबसे पहले आपको पहचान करनी है। पहचान का मतलब वो जीन उपयोगी होना चाहिए, अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, वो आपकी सबसे पहला काम है। फिर आप इसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस की सहायता से काटते हो और काट के ये क्या कर लेते हो, पृथक कर लेते हो। इस वांछित जीन को आपने काट कर पृथक कर लिया। फिर पृथक करने के बाद आप ये प्लाज्मिड है इसको लेते हो और प्लाज्मिड को भी आप क्या करते हो, काट के पृथक कर लेते हो, सीधा कर लेते हो। ये आपने प्लाज्मिड है इसको भी आपने काट के सीधा कर लिया। ये वांछित जीन अब इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया जाता है और ये बन जाता है पुनर्योजित डीएनए। ये बन गया पुनर्योजित डीएनए। अब इस पुनर्योजित डीएनए को अपन क्या करते हैं, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। ये अपने पास परपोषी कोशिका है, जैसे कोई जीवाणु है, पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है। इस जीवाणु या पादप कोशिका या जंतु कोशिका के अंदर अपन इसको क्या करते हैं, स्थानांतरण कर देते हैं, ठीक है। ये अपन ने इसको स्थानांतरित कर दिया। फिर इसके बाद इसका चयन और गुणन कर देते हैं और फिर इसके पश्चात उत्पाद की प्राप्ति कर लेते हैं, इससे उत्पाद प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अपने से पूछा जाता है सबसे पहला स्टेप क्या है, वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण करना। अब वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण करने के बाद उसको काट के अलग किया जाता है। वो कौन से एंजाइम से किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से किया जाता है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं ये क्या है, ये वांछित जीन है, ये प्लाज्मिड है, इन दोनों को आपस में किसके द्वारा जोड़ा जाता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये सवाल भी कई बार परीक्षा में आ चुका है। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या है, डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। इस डीएनए को इस डीएनए के साथ जोड़ देगा, ये बन गया पुनर्योजित प्लाज्मिड। इस पुनर्योजित प्लाज्मिड का निर्माण हो गया है। फिर इसको क्या करते हैं, इसको अपन परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। ये क्या है, ये प्लाज्मिड है वो सहवाहक है, क्या है, सहवाहक है। इस वेक्टर के साथ क्या किया जाता है, डीएनए को जोड़ दिया जाता है।
फिर उसके बाद ये पुनर्योजित डीएनए बन जाता है। इस पुनर्योजित डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर लेते हैं। फिर परपोषी कोशिका का चयन और गुणन करते हैं और आखिर में उत्पाद की प्राप्ति हो जाती है। तो ये पुनर्योजन डीएनए के कौन कौन से चरण है, पुनर्योजन डीएनए तकनीक है, उसके बारे में पूछा जाता है। ये 4 नंबर का सवाल परीक्षा के अंदर आता है। कितने नंबर का? 4 नंबर का सवाल आता है परीक्षा के अंदर कि ये समझाओ पुनर्योजन डीएनए तकनीक। तो अपन अभी एक एक स्टेप पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले डीएनए पुनर्योजन तकनीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा कि अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण कैसे करते हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण में, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सवाल भी आते हैं अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। तो अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण में ये कोशिका है, इस कोशिका में ये क्या है, कोशिका भित्ति है, और फिर इसके बाद में इसमें कोशिका झिल्ली है। कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, और ये क्या है, केंद्रक है, ठीक है, ये केंद्रक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है कोशिका में। अब इस कोशिका में ये क्या है, डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है। इस डीएनए में कई क्या होते हैं, कई जीन होते हैं। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन भी संबंधित होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी जुड़ा होता है, और डीएनए होता है। अब समस्या ये आती है कि आपको डीएनए चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए, इसके साथ में क्या होता है, कोशिका के अंदर कुछ वर्त अणु भी होते हैं, कुछ वर्त अणु भी होते हैं, जैसे इसमें प्रोटीन होता है, जैसे इसमें आरएनए होता है, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल आरएनए भी होता है, साथ ही इसमें लिपिड होता है, साथ ही इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी शर्करा होती हैं, विटामिन होते हैं, ये सब चीजें इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वर्त अणु पाए जाते हैं। अपने को इन सब अणुओं में से क्या करना है, डीएनए अलग करना है। अब समस्या ये आती है कि अपन सबसे पहले कोशिका भित्ति को टारगेट करते हैं। जैसे अगर मान लो कवक कोशिका भित्ति है, कवक है, तो अपन इसको काइटिनेज एंजाइम से उपचारित करते हैं। ये सवाल आता है कि कवक की कोशिका भित्ति को गलाने के लिए अपन कौन सा एंजाइम उपयोग में लेते हैं, काइटिनेज एंजाइम उपयोग में लेते हैं, क्योंकि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर ये पादप कोशिका है तो अपन क्या करते हैं, सेलुलेज एंजाइम उपयोग में लेते हैं। अगर पादप कोशिका है भित्ति है तो सेलुलेज और हेमीसेलुलेज एंजाइम उपयोग में लेते हैं। सेलुलेज और हेमीसेलुलेज एंजाइम में उनको उपयोग में लिया जाता है, इनकी कोशिका भित्ति गल जाती है। इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो ये जीवाणु कोशिका है तो अपन लाइसोजाइम का उपयोग करते हैं। अगर जीवाणु कोशिका है तो हम किसका उपयोग करते हैं, लाइसोजाइम का। ये अपने को एंजाइम के नाम याद रखने हैं। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि पादप कोशिका भित्ति है, उसको गलाने के लिए कौन सा एंजाइम काम में लिया जाता है, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज। कवक की कोशिका भित्ति में से अनुवांशिक पदार्थ बाहर निकालना है, कौन सी कोशिका भित्ति पर काम लेंगे, कौन सा एंजाइम काम लेंगे, काइटिनेज। और अगर जीवाणु कोशिका को गलाना है, कोशिका भित्ति को, लाइसोजाइम एंजाइम काम में लिया जाता है। अब अपन कहते हैं ये अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, इसके साथ में क्या है, प्रोटीन है। अनुवांशिक पदार्थ के साथ में अपन कह रहे हैं प्रोटीन है, और अनुवांशिक पदार्थ के साथ में आरएनए है। तो अपन क्या करते हैं कि प्रोटीएज एंजाइम से इसको उपचारित करते हैं, तो प्रोटीन का पाचन हो जाता है। फिर अपन राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, उसका उपयोग करते हैं, तो आरएनए है वो पाचित हो जाता है। तो आरएनए और प्रोटीन दोनों को हटाने के लिए क्या किया जाता है, प्रोटीएज एंजाइम और राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित किया जाता है। इसके पश्चात ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका को अपन क्या करते हैं कि चिल्ड एल्कोहल होता है, उस चिल्ड एल्कोहल के अंदर डालते हैं। इस कोशिका को चिल्ड एल्कोहल के अंदर डालते हैं। ये जो कोशिका, इसको चिल्ड एल्कोहल, दूरस्थ शीतन उपचारण करते हैं। इसका दूरस्थ शीतन उपचारण का मतलब इसको बहुत ठंडे अल्कोहल में डाला जाता है। जैसे इसको ठंडे अल्कोहल में डाला जाता है, ये डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। ये ऐसे अपन ने क्या किया, इसको डीएनए है उसको धागे की तरह ये अवक्षेपित हो गया, तो ये डीएनए अवक्षेपित हो जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। आपसे पूछा कैसे प्रयोग किया है, अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण कैसे किया है, आप कहोगे बहुत ही आसान है। इसमें सवाल बनते हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो सवाल आपको ये बताना है
कि आपने कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक होता है कोशिका के अंदर। तो इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, आरएनए, लिपिड, शर्करा सब होता है। आपको सिर्फ डीएनए चाहिए। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन भी गुथा हुआ होता है, या हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए गुथा होता है। तो आप क्या करते हो कि कुछ जैसे सबसे पहले कोशिका भित्ति को टारगेट करते हो। तो अगर कवक की कोशिका ली है तो आप क्या करते हो, उसकी कोशिका भित्ति को गलाने के लिए काइटिनेज एंजाइम डालते हो। पादप की कोशिका भित्ति ली है तो उसको गलाने के लिए सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंजाइम डालते हो। और जीवाणु कोशिका ली है, उसकी कोशिका भित्ति को गलाने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम डालते हो। अब अपन कह रहे हैं कि मान लो अनुवांशिक पदार्थ है, उसमें प्रोटीन और आरएनए बहुत ही अधिक दृढ़ता से जुड़े हुए हैं, तो उनको हटाने के लिए अपन प्रोटीएज और राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम डालते हैं। ये इस अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में से क्या करते हैं कि आरएनए और इस प्रोटीन को गलाकर अलग कर देते हैं। फिर ये जो कोशिका बचती है इसमें मोस्टली अनुवांशिक पदार्थ होता है। इस कोशिका को किसमें किया जाता है, दूरस्थ शीतल उपचारित किया जाता है, यानी चिल्ड अल्कोहल के अंदर डाला जाता है, एथिल अल्कोहल में। तो ये डीएनए अवक्षेपित हो जाता है और अपन उसको क्या करते हैं, धागे की तरह होता है, उसको पृथक काट के उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, यानी ये एक तरह से प्रेसिपिटेट हो जाता है। आपके पास में ये क्या है, आपके पास में ये कोशिका है बहुत सारी। आप इन कोशिकाओं को क्या करो, महीन कर लो। महीन करने के बाद इन कोशिकाओं को इन एंजाइम द्वारा उपचारित करो और इस कोशिका को इसमें डालो चिल्ड अल्कोहल में। तो ये डीएनए ऊपर क्या होगा, धागे के रूप में आ जाएगा। डीएनए ऐसे धागे के रूप में अवक्षेपित हो जाएगा। इसको आप पृथक कर लो। तो ये तरीका होता है अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। ये बड़ा सवाल भी आ सकता है, इसमें छोटा सवाल भी आ सकता है। दूरस्थ शीतल उपचारण क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। दूरस्थ शीतल उपचारण का मतलब है कोशिका को आपने लिया और लेकर आपने क्या कर दिया, उसको अवक्षेपित कर दिया। अब अपन ने क्या किया है, सबसे पहले अनुवांशिक पदार्थ को पृथक कर लिया है। ठीक है, अपना पहला टारगेट पूरा हो चुका है डीएनए पुनर्योजन तकनीक का, कि अनुवांशिक पदार्थ है उसका पृथक्करण हो चुका है। अनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण के पश्चात अपने को क्या करना है, इस अनुवांशिक पदार्थ के पृथक्करण के पश्चात इसको काटना है। यानी इस अनुवांशिक पदार्थ है जो वांछित जीन है उसकी पहचान करने के पश्चात वांछित जीन के अपन को क्या करना है, पृथक्करण करना है। इसमें 2-3 एंजाइम के नाम आएंगे बच्चों। वांछित जीन है उसका पृथक्करण करेंगे, अर्थात अपन डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटेंगे। डीएनए को क्या किया जाता है, विशिष्ट स्थान से काटा जाता है। जो डीएनए होता है उसको विशिष्ट स्थान से काटा जाता है। ठीक है, ये अपने दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब अपन समझते हैं कैसे। ये आपके पास में अनुवांशिक पदार्थ है। इस अनुवांशिक पदार्थ को आप क्या करते हो, सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, या जिसको अपन कह रहे हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी सहायता से इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, ये काट लिया है तो इस तरह से ये डीएनए क्या है, इस तरह से ये डीएनए है उसको काट लिया गया है। अब ये डीएनए चूंकि क्या होता है, ऋण आवेशित अणु होता है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको एगारो जेल इलेक्ट्रो मशीन के अंदर डाल देते हैं। एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर इसको क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है और इसको आणविक भार के अनुसार क्या कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर लिया जाता है। ठीक है, ये अणु भार के अनुसार क्या हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले जो ये अनुवांशिक पदार्थ है उसको सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काटा। ये सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस इसको काटा, चूंकि डीएनए एक ऋण आवेशित अणु होता है, ये एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन के अंदर डाला जाता है। तो क्या होता है, एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है। उस मशीन में 2 सिरे होते हैं, एक होता है कैथोड सिरा और एक होता है एनोड सिरा। ये क्या होता है, डीएनए होता है वो एनोड की तरफ गति करता है। इस तरह से डीएनए लगातार मूवमेंट करता जाएगा और अपनी लंबाई और अणु भार के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि ये जो डीएनए कट चुका है, ये डीएनए कट चुका है। इन कटे हुए डीएनए को अपन क्या करते हैं, ये वहां के इस वहां को भी अपन सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस से काट लेते हैं। ये वहां के इसको भी काट लेते हैं। फिर उसके बाद ये उपयोगी डीएनए है, इसके साथ वाहक के साथ जोड़ देते हैं। कौन से एंजाइम से जोड़ते हैं, लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ते हैं और ये पुनर्योजित डीएनए बन जाता है। ठीक है, ये पुनर्योजित डीएनए है उसका निर्माण
हो जाता है। ये पुनर्योजित डीएनए का निर्माण हो गया। तो इस तरह से अपन का ये दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया है कि डीएनए को इस स्थान से काटना और फिर पुनर्योजित डीएनए का निर्माण करना। लेकिन उससे पहले अपने को ध्यान रखना है कि अगर ये अनुवांशिक पदार्थ या जो आपने वांछित जीन है उसकी कम संख्या है तो अपन एक तकनीक अपनाएंगे जिसका नाम होगा पीसीआर तकनीक। उस पीसीआर तकनीक से इसकी कई सारी फोटोकॉपी तैयार कर लेंगे। बहुत सारी फोटोकॉपी जब तैयार करनी होती है तब अपन क्या करते हैं, पीसीआर तकनीक का उपयोग लेते हैं। अब अपने पहला पुनर्योजन डीएनए तकनीक का पहला चरण पूरा हो चुका, अनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण। दूसरा चरण भी पूरा हो चुका है, डीएनए को इस स्थान से काटना। और तीसरा चरण जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पीसीआर तकनीक, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया। ये पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर का सवाल आता है अलग से, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को समझाओ। मैं आपको समझाता हूं किस तरह से क्या होता है। ये जो पीसीआर तकनीक है, इस पीसीआर तकनीक की खोज कैरी मूलिस ने की थी। एक वैज्ञानिक था कैरी मूलिस। कैरी मूलिस ने इस तकनीक की खोज की थी और उसको क्या है, रसायन में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब ये जो पीसीआर तकनीक है ये डीएनए या जीन परिवर्तन की तकनीक है। ये डीएनए या जीन परिवर्तन की तकनीक होती है जब हमारे पास में डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल बहुत कम मात्रा में होता है और हमें इसकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे ये डीएनए की एक कॉपी है और आपको इसकी करोड़ों कॉपी की आवश्यकता होती है, तब आप क्या करते हो, या बिलियंस कॉपी चाहिए, अरबों में कॉपी चाहिए, तब आप पीसीआर तकनीक का उपयोग लेते हो। ये पीसीआर तकनीक कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये क्या करती है, एक डीएनए होता है उससे हजारों डीएनए बना देता है। ठीक है। इसके लिए एक जीवाणु की आवश्यकता होती है, एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आसानी से जिंदा रहता है। यानी ये क्या है, कितना ही गर्म तापमान होगा उस उष्ण ताप पे भी ये क्या रहता है, ये एंजाइम जीवित रहता है। तो सवाल आता है कि ऐसा कोई एंजाइम है क्या जो उच्च ताप पे जीवित रहता है, तो टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो उच्च ताप पे भी जीवित रहता है। ये जीवाणु से प्राप्त होता है जिसको अपन कहते हैं गर्म पानी के स्रोत से प्राप्त होता है। उस जीवाणु का नाम होता है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस एक ऐसा जीवाणु होता है जिससे टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है और ये गर्म पानी के स्रोतों के अंदर निवास करता है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले ये डीएनए है आपके पास में। ठीक है। इस डीएनए का एक ये तीसरा किनारा है, ये पांचवा किनारा है, ये पांचवा किनारा है, ये तीसरा किनारा है। ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जैसे इसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर एक आरएनए का प्राइमर का एक छोटा टुकड़ा, आरएनए प्राइमर का एक छोटा टुकड़ा होता है, वो इसके अपन कहते हैं तीसरे किनारे पे आके जुड़ता है। तो आरएनए प्राइमर का एक छोटा टुकड़ा है वो तीसरे किनारे पे आके जुड़ जाता है। ये तीसरा किनारा है, ये पांचवा किनारा है, ये पांचवा किनारा, ये तीसरा किनारा है। यह आरएनए प्राइमर का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसका निर्माण आरएनए पॉलीमरेज करता है, वो आके जुड़ता है। फिर टेक डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड को लाके जोड़ता है और ये डीएनए पूरा का पूरा बन जाता है। फिर उसके बाद ये 2 डीएनए बन गए। एक डीएनए से क्या हो चुके हैं, 2 डीएनए का निर्माण हो चुका है। ये आरएनए प्राइमर फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और एक डीएनए से आपके सामने 2 डीएनए बन जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये डीएनए है, इस डीएनए को आप उच्च ताप पे गर्म करोगे। उच्च ताप पे गर्म करते ही डीएनए के जो दोनों बंध है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और ये डीएनए के दोनों टुकड़े अलग हो जाते हैं। फिर आरएनए प्राइमर यानी आरएनए का एक छोटा टुकड़ा होता है जिसका निर्माण आरएनए पॉलीमरेज करता है, वो आके जुड़ता है। ये इसके अनुपूरक होता है, वहां जाके जुड़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, टेक डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स होता है उनको लाके जोड़ता है और इस तरह से एक पूरा डीएनए का खंड बन जाता है। अब मैं एक चित्र और बना दूं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए। अपन इसको सीधा नहीं लेके क्या करते हैं,
सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये डीएनए लिया, इस डीएनए उच्च ताप पे गर्म किया, ये डीएनए एक दूसरे से अलग हो गया, ये डीएनए एक दूसरे से अलग हो गया। फिर क्या होता है, जो तीसरा किनारा होता है उस तरफ आरएनए प्राइमर आके जुड़ता है। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर आरएनए प्राइमर लाके जोड़ देते हैं, ये आरएनए प्राइमर लाके जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगले स्टेप के अंदर ये होगा कि ये अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आके जुड़ेंगे। आरएनए प्राइमर जुड़ चुका है, आरएनए प्राइमर है वो जुड़ चुका है। फिर अनुपूरक न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो आके जुड़ेंगे और इस तरह से क्या होगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। फिर उसके बाद 2 से 4 और 4 से 8 और इस तरह से क्या होता है, डीएनए या जीन परिवर्तन की तकनीक हो जाती है। तो इस तरह सबसे पहले अपन ने इसको उच्च ताप दिया है, उच्च ताप देते ही ये क्या हो चुका है, ये दोनों डीएनए एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। फिर अपन क्या करते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डालते हैं और टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जैसे इसमें डाला जाता है तो डीएनए का पूरा एक स्ट्रैंड बन जाता है और इस तरह से ये नया स्ट्रैंड बन चुका है। तो अपन कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये निष्क्रिय किया, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका निष्क्रियकरण किया जाता है। निष्क्रियकरण के बाद इसका उपाकर्मक और इसका तापानुशीलन किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका प्रसार किया जाता है, इस तरह से एक नया डीएनए बन जाता है। और अगर इसके 30 चक्र के आसपास ये संपन्न होगा, पहले 1 से बने थे 2, 2 से फिर 4, 4 से 8 और अगर 30 बार बन जाएगा तो इसके लगभग 1 बिलियन बन जाएंगे। 30 बार अगर ये हो गया तो इसकी संख्या 1 बिलियन हो जाएगी। देखो आप जानते हो 1 से क्या होता है 2, 2 से 4, 4 से फिर 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से फिर अपने हो गया 128, 128 से फिर हो गया 240 और 256। तो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ये 8 बार में 256 हो चुका है। फिर 256 का दुगना होगा, फिर उसके बाद में उसका दुगना होगा, फिर उसके बाद उसका दुगना होगा। तो 30 चक्र में अगर ये चलेगा तो 1 बिलियन के आसपास इसका निर्माण हो जाएगा। यानी आपके पास 1 कॉपी थी और आपने कुछ ही समय के अंदर इसकी 1 बिलियन कॉपी बना ली। तो इस तरह से अपन कह रहे हैं बहुत अधिक इसका प्रसार हो सकता है। तो पीसीआर तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें कुछ ही सेकंड के अंदर अपन डीएनए की बहुत सारी प्रतिकृति बना सकते हैं। तो अब चौथा स्टेप है पुनर्योजन डीएनए का, जिसका नाम है कि ये जो पुनर्योजित डीएनए है इसको परपोषी कोशिका या जीव में निवेशन करेंगे। पुनर्योजित डीएनए को परपोषी कोशिका या अपन कहेंगे जीव है, उस जीव में उसका निवेशन बताते हैं। यानी उसमें कैसे एंटर हो सकता है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में एक पुनर्योजित डीएनए है। ठीक है, ये पुनर्योजित डीएनए आपको इसको किस में डालना है, परपोषी कोशिका जैसे जीवाणु में डालना है, या आपको कोई जीवाणु कोशिका के अलावा कोई अन्य जीव है उसमें डालना है। तो आपको मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि बताई थी। प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं अपन, जैसे जीन गन है, जैसे सूक्ष्म इंजेक्शन है, इनकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, परपोषी कोशिका में डाल सकते हैं। और अपन इसके अलावा इसको क्या कर सकते हैं, उच्च ताप पे गर्म कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसको ठंडा करते हैं। तो भी ये क्या होता है, ये जो वहां के जो पुनर्योजित डीएनए होता है, वहां युक्त पुनर्योजित डीएनए है वो किस में प्रवेश कर जाता है, ये जीवाणु कोशिका में प्रवेश कर जाता है। अब इसको रूपांतरण जन है या अरूपांतरण जन है, उसका पता कैसे चलता है कि ये रूपांतरित है या अरूपांतरित है। रूपांतरित है या अरूपांतरित है तो अपन क्या करते हैं, इसको प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लेट के अंदर रखते हैं। प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लेट के अंदर रखते हैं। प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लेट में रखते ही पता चल जाता है अगर ये कॉलोनी है, ये कॉलोनी अगर सर्वाइव कर जाती है, अगर ये कॉलोनी विकसित हो जाती है, अगर ये कॉलोनी विकसित हो जाती है, इसका मतलब वो अरूपांतरित है। और अगर ये विकसित नहीं होती है तो अपन कहते हैं रूपांतरित होती है। तो इसमें कुछ ऐसे चिन्ह पाए जाते हैं जिनको कहते हैं वर्ण योग्य चिन्ह। वर्ण योग्य चिन्ह
वर्ण योगी चिन्ह को अपन कहते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, ये क्या है, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है, ये वर्ण योग्य चिन्ह होते हैं। जैसे कि अपन कहते हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों ऐसे जीन होते हैं जो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। अगर ये जीन अपने आप को व्यक्त करेंगे, यदि ये जीन अपने आप को व्यक्त करेंगे, इसका मतलब क्या हो चुका है, डीएनए सही स्थान पर नहीं जुड़ा है, डीएनए सही स्थान पर नहीं जुड़ा है। और ये जीन अपने आप को व्यक्त नहीं करेंगे, इसका मतलब डीएनए सही स्थान पर जुड़ा है, डीएनए सही स्थान पर जुड़ा है। तो इस तरह अपने को पता चल जाता है आसानी से कि डीएनए का सही स्थान पर जुड़ा है। अब अपन इस जो रूपांतरित अरूपांतरित का पता सीधा से ये प्लेट ले लेंगे, इस प्लेट पे अपन क्या करेंगे, कल्चर माध्यम बनाएंगे और उसमें प्रतिजैविक पदार्थ डालेंगे जैसे एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। मान लो अगर रूपांतरित है तब तो वो क्या होगा, उसमें सरवाइव नहीं करेगा, मर जाएगा, और रूपांतरित नहीं है तब वो उसमें जीवित रहेगा। तो इस तरह आप रूपांतरित और अरूपांतरित की आसानी से पहचान कर सकते हो। इसका मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, रूपांतरित और अरूपांतरित का आप पहचान कैसे करोगे, वहां के अंदर वर्ण योग्य चिन्ह क्या होते हैं, ये सवाल आता है। वर्ण योग्य चिन्ह मतलब जो रूपांतरित और अरूपांतरित की पहचान करने में सहायता करते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक इसका 5वां आखिरी पढ़ रहे हैं, बाहरी जीन है उसका उत्पाद प्राप्त करना। जो बाहरी जीन होता है उसका उत्पाद प्राप्त करना, एक्चुअल में क्या है, पुनर्योजन प्रोटीन है उसकी प्राप्ति की जाती है। पुनर्योजन प्रोटीन किसे कहते हैं, ये भी सवाल आता है। तो अपने को बताना है, ये जो आपने जीवाणु कोशिका है इसके अंदर ये क्या कर दिया है, आपने ये पुनर्योजित डीएनए डाल दिया है। अब ये जीवाणु कोशिका होती हैं, ये जीवाणु कोशिका क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, और इसकी एक ऐसा समय आता है जब ये एक्सपोनेंशियल फेज में चली जाती है, यानी इसकी संख्या बहुत अधिक संख्या में हो जाती है। जब जीवाणु कुछ ही सेकंड या कुछ ही घंटों के बाद करोड़ों हो जाते हैं, और ये जीवाणु, प्रत्येक जीवाणु क्या करता है, एक एक बूंद बनाता है जो अपन ने जीन डाला है उसका उत्पाद। तो इस तरह से ये बाहरी जीन जिसका आपने प्रवेश करवाया है परपोषी कोशिका में, ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है, ये जीन अपने आप को अभिव्यक्त करता है और उत्पाद का निर्माण करता है। अब आखिरी स्टेप में अपन देखेंगे कि जो जीन होता है, जीन क्या करेगा, अपने आप को व्यक्त करेगा और क्या बनेगा, उत्पाद का निर्माण होगा। ये जीन आपने डाला, ये बनाता है। जैसे अगर मान लो प्रोटीन की आवश्यकता हो, जैसे विटामिन की आवश्यकता हो, जैसे एंजाइम की आवश्यकता हो, या अपन कहते हैं जैसे किसी प्रकार के वृद्धि हार्मोन की आवश्यकता हो, जैसे किसी प्रकार की कोई एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता हो, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार ये जीन क्या करता है, अपने आप को व्यक्त करता है और उत्पाद बनाता है। ठीक है, ये इसमें ध्यान रखना है। अब अपन ज्यादा से ज्यादा उत्पाद प्राप्त करने के लिए उपकरण काम लेते हैं बायोरिएक्टर। ये सवाल आता है परीक्षा के अंदर कि बायोरिएक्टर क्या होते हैं। बायोरिएक्टर मतलब आपको बताना है, ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें उचित तापमान होता है, जिसमें उचित पीएच होती है, जिसके अंदर क्या होता है, उचित ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसके अलावा संवर्धन माध्यम होता है। ये सब चीजें होती हैं जिसके कारण वो आसानी से क्या करता है, वृद्धि करता है, जीवाणु या परपोषी कोशिका वृद्धि करती हैं और बहुत अधिक संख्या में उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अर्थात क्या है, ये प्रोटीन कूट लेखित करने वाला जीन है, ये प्रोटीन कूट लेखित करने वाला जीन है, ये प्रोटीन कूट लेखित करने वाला जीन है। ये क्या करता है, विषम जात परपोषी कोशिका में, किसमें, विषम जात यानी जो अलग कोशिका है उसके अंदर अपने आप को अभिव्यक्त करता है, तब इसको पुनर्योजित प्रोटीन कहते हैं। ये मेरे पास में क्या है, ये प्रोटीन कूट लेखित करने वाला जीन है, ये प्रोटीन कूट लेखित करने वाला जीन है। मैंने इसको क्या कर दिया है, विषम जात परपोषी कोशिका में डाला और ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है और उत्पाद बन जाता है, तब मैं इस उत्पाद को कहूंगा पुनर्योजित प्रोटीन। तो आपको इस परिभाषा को याद रखना है, ये पुनर्योजित प्रोटीन की परिभाषा आती है कि मेरे पास में जो प्रोटीन कूट लेखन करने वाला जीन होता है, मेरे पास जो प्रोटीन कूट लेखन करने वाला जीन होता है,
यदि ये विषम जात परपोषी के अंदर डाला जाए। विषम जात परपोषी का मतलब आप जानते ही हो, जैसे ये आपने प्रोटीन है वो जंतु से प्राप्त किया है और ये क्या है, अलग जाति का है, जीवाणु। ये जैसे जंतु है और ये पादप कोशिका है, इस पादप कोशिका के अंदर यदि ये प्रोटीन उत्पाद बनाएगा, ये जीन अपने आप को अभिव्यक्त करेगा और प्रोटीन बनेगा, तब इसका नाम होगा पुनर्योजन प्रोटीन। ठीक है, इस जंतु कोशिका में भी ये प्रोटीन बनना शुरू हो गया, तब इसको पुनर्योजित प्रोटीन नहीं कहेंगे। तो सामान्य प्रोटीन है, क्या है, सामान्य प्रोटीन है। ठीक है, अब अपन ये बायोरिएक्टर के बारे में विस्तार से जानकारी पढ़ेंगे। तो बच्चों अपन आगे पढ़ रहे हैं बायोरिएक्टर कि बायोरिएक्टर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। बायोरिएक्टर 100 से 1000 लीटर का एक बर्तन होता है। इस बर्तन के अंदर क्या होता है, जिस कोशिका या आपको क्या होता है, जिसका संवर्धन करना होता है और उत्पाद प्राप्त करना होता है। जैसे आपके पास में कोई जंतु कोशिका है, या आपके पास जीवाणु कोशिका है, या कोई आपके पास पादप कोशिका है, उसका संवर्धन करना और उसकी बहुत अधिक संख्या प्राप्त करनी है, तब आप बायोरिएक्टर का उपयोग करते हो। परीक्षा में सवाल आता है कि बायोरिएक्टर क्या है। तो बायोरिएक्टर ये क्या होता है, संवर्धन हेतु पात्र है। जिस जंतु कोशिका को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ानी है। पादप कोशिका है, जीवाणु कोशिका की संख्या बढ़ानी है और उसके अंदर उत्पाद प्राप्त करना, तब ये रिएक्टर काम लेते हो। इसमें 100 से 1000 लीटर इसका आयतन होता है। ये बेलनाकार बर्तन होता है। इसके अंदर क्या होता है, वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है जो बाहर नहीं मिलती। जैसे तापमान इसमें अनुकूलित रहता है, जीवाणु को जिंदा रहने के लिए जितना तापमान चाहिए उतना अनुकूलित होता है। पीएच होती है, क्रिया दर इसमें मिलता है ताकि जीवाणु खाएगा, वृद्धि करेगा, उत्पाद बनाएगा। लवण की मात्रा संतुलित रखी जाती है, विटामिन डाले जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन का प्रवाह समय समय पर किया जाता है। तो अब सबसे काम में आने वाला ये सवाल परीक्षा में आता है, कौन सा बायोरिएक्टर है जो सामान्य बायोरिएक्टर है और सबसे अधिक काम आता है। तो उसका नाम है विडोलन यानी स्टीयरिंग बायोरिएक्टर, जिसकी सहायता से इसमें मूवमेंट होता रहता है। जैसे आप क्या करते हैं, मिलाना करते रहते हो तो उसमें किसी प्रकार का विडोलन डालते हो, वो घूमता रहता है। या आपको जैसे मथनी कहते हैं इसको सामान्य भाषा में, तो मथनी होती है, उसको आप क्या करते हो, दही के अंदर डालते हो, घुमाते हो। वैसे ये क्या है, विडोलन या बायोरिएक्टर या जिसको अपन कह रहे हैं, ये सबसे काम आने वाला सामान्य बायोरिएक्टर। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा के अंदर। फिर उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, प्रोक्षोभक तंत्र लगा होता है, ऑक्सीजन पर्दे तंत्र लगा होता है, झाग नियंत्रण तंत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है पीएच नियंत्रण तंत्र, या फोम तोड़ने वाला तंत्र, तापक्रम को नियंत्रित करने वाला तंत्र होता है इसके अंदर, पीएच नियंत्रण तंत्र होता है, प्रतिचयन प्रद्वार होता है। इसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, संवर्धन की थोड़ी थोड़ी मात्रा समय समय पर इससे बाहर निकाल देते हैं। जैसे उत्पाद बना उसकी थोड़ी मात्रा बाहर निकाल देते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है साधारण विडोलन होज रिएक्टर। ये साधारण जो विडोलन है वो होज रिएक्टर है, जबकि ये दंड विडोलक है, इसमें ऊपर नीचे क्या होता है, दंड ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसको कहते हैं दंड विडोलक होज रिएक्टर। इसका नाम होता है साधारण विडोलन होज रिएक्टर। इसमें ये पन्नियां लगी होती है, स्क्रू लगे होते हैं, ब्लेड लगी होती हैं, ये ब्लेड घूमते रहते हैं और इसमें ये संवर्धन होता रहता है। तो इस तरह से ये क्या है, ये बायोरिएक्टर है। ठीक है बच्चों, तो बायोटेक्नोलॉजी का आखिरी टॉपिक अनुप्रवाह संसाधन। क्वेश्चन आता है अनुप्रवाह संसाधन क्या है, तो जो जैव उत्पाद बना है उस जैव उत्पाद का अपन क्या करते हैं, पृथक्करण और शोधन करते हैं, ये कहलाता है अनुप्रवाह संसाधन। जो भी जैव उत्पाद बना है उसका अपन चिकित्सकीय परीक्षण करेंगे, उसका गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करेंगे, यानी देखेंगे कि वो किस तरह से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का चिकित्सक उसका टेस्ट किया जाता है, उसकी गुणवत्ता चेक की जाती है। इसको अपन कहते हैं अनुप्रवाह संसाधन, यानी कि जो जैव उत्पाद बना है उसका पृथक्करण और शोधन करना। जैव उत्पाद बना है उसका पृथक्करण और शोधन करना, शोधन मतलब उसमें शोध करना, चिकित्सकीय परीक्षण करना उसका, और उसका गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करना, ये क्रिया अनुप्रवाह संसाधन कहलाती है। ठीक है बच्चों।